गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं डॉक्टर सरिता पाटिल, मैं नेचुरोपैथ हूँ। हमारी 24/7 पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया वाले कोर्स की और होलिस्टिक कुकिंग कोर्सेज, बच्चों के लिए जो कोर्सेस है सुदर्शन क्रिया के, उसकी भी टीचर हूँ। तो आज के इस नॉलेज सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेरा नंबर दे देती हूँ। अगर बाद में यूट्यूब पे कोई ये देखता है तो उनको कुछ पूछना है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सरिता पाटिल, मैं अंबरनाथ में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8308044666। ठीक है, तो इनकेस जिनको भी कुछ पूछना है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। अगर मैंने रिएक्ट नहीं किया, देखा नहीं, तो मुझे कॉल भी कर सकते हो। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विटामिन डी। इसके बारे में पुराने जमाने में इतना महत्व नहीं लोग समझ पा रहे थे, क्योंकि उनका सिर्फ लाइफस्टाइल नेचुरल था। वो धूप में घूमते थे और काफी उनको मतलब सनलाइट का एक्सपोजर होता था, ताकि फिर ये नौबत नहीं आती थी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो के उनको कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि किसी को धूप में जाना ही नहीं। जाएंगे तो भी सनस्क्रीन लोशन लगा के जाएंगे, क्रीम लगा के जाएंगे, ताकि वो सन रेज का कुछ फायदा ही ना हो। और एसी में बैठे रहते हैं। इन शॉर्ट क्या है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल पूरे दुनिया में 95% के ऊपर लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। हमारी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी है। मैंने तो मेरे पूरे करियर में 1-2-3 जन का ही विटामिन डी नॉर्मल पाया है, जो भी टेस्टिंग करने के लिए आते हैं। इवन मेरा भी कम था, लेकिन मैंने ये जो आज मैं बताने वाली हूँ नेचुरल सप्लीमेंट और सनरेज को एक्सपोजर करके, सनबाथ वगैरह करके मैंने इसको वापस नॉर्मल में लाया है। तो अभी हम विटामिन डी के बारे में देखेंगे, साथ साथ दूसरी भी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। हाँ, क्वेश्चंस जो भी आपको पूछने हैं ना, तो लास्ट में हम लोग थोड़े 5-10 मिनट रखेंगे, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, अभी विटामिन डी बोला तो बचपन से हमने सुना है कि विटामिन डी कहाँ से मिलता है? हमें सूरज से मिलता है। सूरज से मिलता है मतलब क्या? इसे पुराने जमाने में सूर्य नमस्कार, उठते बराबर क्या कहते हैं, सूरज को अर्घ्य देते थे, पानी, है ना? वो प्रथा कैसे है? जो भी हेल्दी चीजें हैं, जो भी हेल्दी रिचुअल्स है, वो भगवान के साथ जोड़ते थे। क्योंकि हमारे देश में सब मोस्टली सभी व्यक्ति आस्था रखते हैं, श्रद्धावान है। तो पुराने जमाने में क्या कहते हैं, सब चीजों को भगवान के साथ जोड़ देते थे। तो हिसाब से सब लोग बराबर फॉलो करते थे। तो भगवान, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, पानी चढ़ाना, ताकि ऑटोमेटिकली उस बहाने उगते सूरज का दर्शन हो जाता है और सनबाथ भी हो जाता है। और दूसरे क्या, सूर्य नमस्कार करना, ये तो सबसे ज्यादा हेल्दी है। वो ज्यादा से ज्यादा स्किन एक्सपोज होगी तो बहुत ही बढ़िया है। या फिर मन में सूर्य का स्मरण करके और थोड़ा समय भी सूरज की रोशनी में सूर्य नमस्कार सवेरे सवेरे करेंगे, तो उसके जैसा दूसरा कोई व्यायाम नहीं। तो ये हमारा इसमें कल्चर में शुरू से आया हुआ है। इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम पहले इतना ज्यादा नहीं था। तो अब आजकल कैसे है, नाइट
पार्टीज में लोग जाते हैं, उसका फैशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। ये सवेरे देर से उठते हैं, बिल्डिंग्स इतने बड़ी बड़ी हो गई है कि बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनराइज मिलते ही नहीं है, या बहुत कम समय तक बालकनी में थोड़ा सा मिल जाता है, या फिर समय नहीं रहता है। तो इवन मतलब जेन्युइन रीजंस होते हैं, तो फिर क्या करें? ठीक है। अभी आपको पता नहीं रहा कि अक्षय कुमार जो है वो हेल्थ आइकॉन है, फिर उसकी इतनी उम्र हो गई है, मतलब 40+, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो उसने एक बार बताया था कि वो रोज रात को सवेरे रोज रात को 9, 9:30 बजे सो जाता है और सवेरे 4 बजे उठता है। और एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन उन्होंने उगते सूरज के दर्शन नहीं किए। देखो कितना इम्पोर्टेंट है। अभी आजकल के बच्चों को ऐसे फिल्म हीरोज के बारे में बताया तो ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। तो ये फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात है कि कई लोग क्या करते हैं कि कांच घर के अंदर, घर के अंदर कांच, खिड़की से जो कांच से आता है सूरज की धूप, उसमें बैठते हैं। तो ये फायदा नहीं करेगा, क्योंकि विटामिन डी तैयार कैसे होता है? यूवी बी रेज जो है सन के, वो हमारे स्किन को हिट करते हैं, स्किन पे पड़ते हैं, और स्किन के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल है, उस पर ये यूवी बी रेज जब भी पड़ते हैं तो वहां पर विटामिन डी का प्रोडक्शन स्किन के नीचे हो जाता है। तो और जो कांच है, कांच क्या करती है? यूवी रेज को पास नहीं होने देती। तो भले सूरज की धूप दिखती है हमें आते हुए, लेकिन उसमें यूवी भी रेज नहीं रहते, इसलिए उसका फायदा विटामिन डी के लिए नहीं हो सकता। तो खिड़कियां खुली रखे, डायरेक्ट सनरेज हमारे स्किन के ऊपर पड़ने चाहिए। अच्छा, विटामिन डी का क्या रोल है, क्या इतना इम्पोर्टेंट है? विटामिन डी आपने सब आजकल देखा रहेगा कि डॉक्टर्स अभी कैल्शियम की टैबलेट्स लिख के देते हैं, उसके साथ साथ विटामिन डी भी लिख के देते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि विटामिन डी जो है वो गट सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, किस लिए? कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्सॉर्प्शन करने के लिए। इन शॉर्ट क्या है? अगर आपके शरीर में विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में है तो ही आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रॉपर मात्रा में शरीर में मिल सकता है। भले आप गोलियां ले और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उस कैल्शियम का या फॉस्फोरस का कोई फायदा नहीं। तो उसके एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। और आपको पता ही है हमारी हड्डियां जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से ही बनी हुई है। और किस किस के लिए उपयोगी है विटामिन डी? बोन्स के लिए तो है ही, कैंसर नहीं होना चाहिए इसके लिए विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। फिर डिप्रेशन ना हो, हमारी मेंटल स्टेटस अच्छी रहे, इसके लिए विटामिन डी जरूरी है। डायबिटीज टाइप 2, मतलब बड़ों का जो डायबिटीज है वो ना हो, इसलिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। वेट लॉस, उसके लिए। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये अलग अलग डिसीजेस में विटामिन डी का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और विटामिन डी अगर कम है तो क्या होता है? हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो प्रोडक्शन है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो किस फॉर्म में मेनली रहती है? एंटीबॉडीज के फॉर्म में। शरीर में कोई भी कीटाणु, जीवाणु, कोई फॉरेन मटेरियल जाता है उसको एंटीजेन के तरीके पे, मतलब फॉरेन मटेरियल करके शरीर ट्रीट करता है और उसके अगेंस्ट कुछ सैन्य तैयार हो जाते हैं, मतलब एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। तो वो प्रॉपरली तैयार हो इसलिए भी विटामिन डी जरूरी है। तो इस ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, हमारी बोन हेल्थ के लिए, और बहुत सारे ऐसे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके लिए विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। और लॉन्ग लास्टिंग जो क्रॉनिक डिसीजेस है वो ना हो, इसलिए विटामिन डी की मात्रा प्रॉपर
होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर है, कम है, तो फिर क्या सिम्टम्स होंगे? फटीग आएगा, थकान महसूस होगी, हा? या मूड स्विंग्स, डिप्रेशन होना, मूड बदलते रहना, समझ में नहीं आता, मन स्थिर ना रहना, स्किन ड्राई हो जाना, फिर एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आना, जॉइंट में पेन होना। एक मिनट, ओके। जॉइंट में पेन होना, फिर बोन्स के ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होना, ऑस्टियोपोरोसिस है, और भी बहुत सारे बोन्स के प्रॉब्लम्स होना। फिर हार्ट डिसीज, हार्ट के लिए भी विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हार्ट डिसीज के लिए। फिर हाइपरटेंशन, बीपी न होने के लिए, डायबिटीज, फिर कैंसर, अभी मैंने बताया ये, फ्रैक्चर्स एल्डरली लोगों में, थोड़ा बुढ़ापा हो जाने के बाद क्या होता है, हड्डियां जो ब्रिटल हो जाती है। ब्रिटल मतलब क्या है? जल्दी टूटने का संभव रहता है, थोड़ा भी कुछ हुआ, जर्क हुआ तो भी टूटने की संभावना होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो इसलिए कैल्शियम फास्फोरस उसमें कम एब्सॉर्ब होता है, और फिर बोन्स की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो जल्दी फ्रैक्चर हो जाना, इन्फेक्शन, तरह तरह के इन्फेक्शन जल्दी हो जाना, ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है। अभी मैंने बताया एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन ठीक से नहीं होता है अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो। फिर ब्रेन जो है हमारा, वो वीक होना, और मसल्स भी वीक होना। इन शॉर्ट, मसल्स यानी हमारे पूरे स्नायु मंडल है, वो भी वीक हो जाना। इन शॉर्ट क्या है, हमारी पूरे शरीर की जो व्यवस्था है, जो हेल्थ है, वो डिपेंड करती है प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर में विटामिन डी हो। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी बहुत बहुत ज्यादा ही कम हो, तो फिर हमें बोन के प्रॉब्लम्स होते हैं, और थोड़ा कम हो तो हमें गट के प्रॉब्लम्स होते हैं, इंडाइजेशन जैसे। और विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में हो, मतलब एक्सेस में हो, तो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है, यानी विषैले तत्व तैयार हो जाते हैं। इन शॉर्ट क्या है कि विटामिन डी जो नॉर्मल रेंज के अंदर ही हो तो अच्छा है। मतलब कितना होना चाहिए विटामिन डी? उसका मापदंड जो है वो 20 से 40 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड, इतना होना चाहिए, ऐसे डॉक्टर्स का कहना है। और 24 से अगर कम है, 24 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से अगर कम है तो डेफिशिएंसी माना जाता है। लेकिन कुछ नेचुरोपैथ है या न्यूट्रिशनिस्ट है या साइंटिस्ट है, उन फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, उनके हिसाब से 25 to 50 इज नॉर्मल, और 50 to 100 इज सफिशिएंट। और एक्चुअली कितना होना चाहिए? 100 to 150 नैनोग्राम पर ml होना जरूरी है, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। और इससे ज्यादा अगर है, 150 से अगर ऊपर है विटामिन डी, तो टॉक्सिक हो जाता है। आप बोलेंगे अभी तो इतना कम है, हम धूप भी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। फिर ज्यादा होने का किधर चांस है? ज्यादा होने का चांस है, कब है? ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने इतना रियलाइज नहीं किया था इसके बारे में। जब हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं, अननेचुरल सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो वो ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो और विटामिन डी फैट सोल्यूबल है, मतलब वो स्टोर हो जाता है हमारे शरीर में फैट्स के साथ। तो अगर हम सपोज 60 के का टैबलेट लेते हैं महीने में एक बार, तो दैट इज सफिशिएंट। लेकिन वो अगर ओवरडोसेज हो जाता है उसका, तो फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, इसलिए अगर आप विटामिन डी का अगर सप्लीमेंट लेते हो, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट की बात कर रही हो, केमिकल सप्लीमेंट की बात कर रही हो, वो अगर लेते हो तो आपको पहले विटामिन डी का टेस्ट करना जरूरी है। टेस्ट कैसे करते हैं? टेस्ट करना कब चाहिए हमने? अगर आपको बोन की कुछ प्रॉब्लम है, इवन मैं बोल रही हूँ कि आप 30+ हो जाते हैं तो भी करना जरूरी है।
माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है या गट रिलेटेड इंडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपने विटामिन डी जरूर चेक करना चाहिए और उसको प्रॉपर रेंज में रखना जरूरी है। 3 विटामिन जो है फैट सोल्यूबल, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, ये तीनों भी अगर एक्सेस में हो जाते हैं तो शरीर में विषैले पदार्थों का काम करते हैं, मतलब वो टॉक्सिक हो जाते हैं, शरीर में बाधा लाते हैं। अगर वो ज्यादा मात्रा में हो जाते तो क्या होता है, नौशिया, वॉमिटिंग, फिर बोन बहुत ज्यादा बढ़ जाना, हड्डी बढ़ जाना, बोलते हैं ना मेरे क्या बोलते, हील में हड्डी बढ़ गई, किसका इधर हड्डी बढ़ जाता है, किसकी इधर हड्डी बढ़ जाती है, बोन्स पर बोलते हैं उसको, या स्टोन्स, शरीर में स्टोन्स अलग अलग टाइप के स्टोन्स तैयार हो जाना, गालब्लैडर स्टोन्स है, किडनी स्टोन है, यूरिनरी स्टोन्स है, या अल्सर होना, या सनबर्न होना, सनबर्न, या आंखों को डैमेज हो जाना, ज्यादा मात्रा में अगर विटामिन डी है तो, एजिंग ऑफ स्किन, एजिंग होना, फिर हार्ट स्ट्रोक होना, या स्किन का कैंसर होना, ये टॉक्सिसिटी के इफेक्ट हो सकते हैं विटामिन डी या ए या ई के। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, मतलब 25 नैनोग्राम्स पर ml से कम है विटामिन डी, तो क्या होगा, इरिटेशन होगा, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होंगे, हमारी स्किन येलोइश होने लगेगी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होगी। देखो ये सब ना एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमारा शरीर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन बोल सकते हो और बहुत ही बढ़िया है। तो हम शरीर को एकांगी तरीके से हम नहीं देख सकते, सॉरी, शरीर में हर एक चीज का दूसरे के ऊपर परिणाम होता है। जैसे मन का परिणाम सभी सिस्टम में पे होता है, नर्वस सिस्टम पे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे होता है, स्केलेटल, सभी सिस्टम में होता है। तो हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर परिणाम करती है। तो अभी हम देखते हैं फिर कैल्शियम ऑब्वियसली कैल्शियम डेफिशिएंसी तो होती है, विटामिन डी अगर कम है तो अभी हम क्या करें, विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी है तो कौन सा तरीका अपनाएं। इसके 2 तरीके हैं, पहला है अननेचुरल और दूसरा है नेचुरल। तो अननेचुरल तरीका कौन सा है, जैसे डॉक्टर लिख के देते हैं हमें कुछ टैबलेट्स के फॉर्म में, या कुछ पाउडर के फॉर्म में, या फिर कैप्सूल के फॉर्म में हम विटामिन डी ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान देना बहुत जरूरी है कि विटामिन डी ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो जब भी आप ये विटामिन डी का सप्लीमेंट लेते हैं तो उस समय हमने ऑयल का कंजम्पशन करना जरूरी है, नहीं तो वो शरीर के बाहर ऐसे ही निकल जाएगा। तो एक तो खाना खाने के तुरंत बाद, क्योंकि खाने में हमारा ऑयल रहता ही है, या फिर अगर ऐसे है तो फिर 1-2 चम्मच आप कोकोनट ऑयल वगैरह से गर्म पानी के साथ ले सकते हैं और उसके साथ वो सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये कब करते हैं हम लोग, जब हमें बिल्कुल समय ही नहीं रहता है धूप लेने के लिए, सवेरे स्कूल जाना है या सवेरे ऑफिस जाने के लिए भागना है, बिल्कुल धूप मिलती नहीं, सवेरे चले जाते तो रात को ही वापस आते, बीच में कोई भी गुंजाइश ही नहीं हमें धूप लेने की, तो फिर क्या करें। इसलिए ये एक तो अननेचुरल सप्लीमेंट ले सकते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं अभी नेचुरल सप्लीमेंट कौन सा है। कभी भी अननेचुरल से बेहतर है नेचुरल लेना, क्योंकि जब हम नेचुरल सप्लीमेंट लेते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो कभी भी एक्सेस नहीं होता। जैसे अननेचुरल सप्लीमेंट हम लेते हैं तो एक्सेस होके टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन नेचुरल सप्लीमेंट जो लेते हैं हम लोग तो वो कभी भी एक्सेस में नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेचुरल फॉर्म में है, तो एक्सेस जो है हमारा शरीर बाहर निकाल देगा। मतलब उतनी ज्यादा मात्रा में हम एक्चुअली लेते भी नहीं, ठीक है। तो उसका एक तरीका जो है वो डॉक्टर खादरवली जी है, जो जिनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या उनको कृषि रत्न अवार्ड भी दिया गया है।
तो उन्होंने ये तरीका बताया है स्पेशली। और वैसे भी उन्होंने कहाँ से ऑब्जर्व किया है, साइंटिफिकली रिसर्च भी उन्होंने किया है, और लेकिन ऑब्जर्व कहाँ से किया है कि दुनिया में जहाँ पर महीनों तक रात रहती है, मतलब दिन रहता ही नहीं है, हाँ? या टुंड्रा प्रदेश, मतलब जहाँ पर बिल्कुल धूप का ज्यादा सवाल आता नहीं है बहुत समय तक, लॉन्ग पीरियड के लिए, तो वो विटामिन डी कहाँ से लेते हैं, हाँ? तो वो विटामिन डी लेने का जो उनका ट्रेडिशनल तरीका है, वही डॉक्टर खादरवली जी ने बताया है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। डॉक्टर खादरवली जी साइंटिस्ट रहे यूएस में, अमेरिका में। उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में, वो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, और वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वो कंपनी में भी उन्होंने एज ए रिसर्च ऑफिसर काम किया है। तो एज अ होल उनको टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ बैड थिंग्स, मतलब जो भी केमिकल से उनका टॉक्सिक इफेक्ट एक्चुअली कैसे होता है बर्ड्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर, उसका भी साइंटिफिक स्टडी उनका है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसका भी प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी उनका है। ह्यूमन बीइंग के ऊपर उन्होंने एज ए पेशेंट उन्होंने ट्रीट भी किया है डॉक्टर होने के नाते, और साथ साथ उन्होंने, वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है, उनकी खोज ऐसी रहती है कि विदाउट एनी मेडिसिन हमारी हेल्थ कैसे अच्छे रह सकती है। इसलिए उन्होंने पुराने जो हमारे धान्य है, मिलेट्स, उनके ऊपर रिसर्च करके 5 टाइप के श्री धान्य उन्होंने उसको कहा है, 5 टाइप के मिलेट्स के ऊपर रिसर्च करके उन्होंने बताया है कि कौन से अलग अलग डिसीजेस जो है हम वो कैसे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं अगर हम मिलेट्स खाना शुरू करते हैं राइस और व्हीट को रिप्लेस करके। हाँ, तो उसके ऊपर मैंने भी सिंपल लैंग्वेज में, मतलब उनका ही बहुत सारे लेक्चर्स मैंने 1.5 घंटे के अटेंड करके एक समराइज फॉर्म में कुछ 1 घंटे का एक मिलेट सेशन मैंने किया था फेसबुक लाइव। तो जिनको भी इच्छा है वो आप आपका नंबर डाल दीजिए, तो मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगी, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल में भी वो है, डॉक्टर सरिता पाटिल नाम की यूट्यूब चैनल में भी वो है अवेलेबल, आप देख सकते हो और मिलेट्स खाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो और आयुर्वेदा ने कहा है ना, देखो हमारा अगर खाना अच्छा है तो हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं, हाँ? और अगर हमारा खाना गलत है तो मेडिसिन का कुछ फायदा नहीं, ऐसे आयुर्वेद ने कहा है। हाँ, देखो अभी मैंने आयुर्वेद की बात की, हमारा एंशिएंट साइंस है आयुर्वेद। श्री श्री रविशंकर जी गुरु जी भी कहते हैं कि अभी हमने आयुर्वेदा को अपनाना चाहिए। हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि आयुर्वेद जो है वो हमारा पुराना साइंस है, कुछ बहुत हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने ध्यान अवस्था में उन्हें जो प्राप्त हुआ नॉलेज है वो उन्होंने लिख के रखा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने पास ऑन किया है उसको। तो इतने हजारों साल पहले का नॉलेज आज भी हम उसको फॉलो करके उसका फायदा ले सकते हैं। ये आयुर्वेदा का इम्पोर्टेंट है। नहीं तो यूजुअली हम जो पंच महाभूतों से जो रिसर्च करते हैं, है ना, मतलब जो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, एंटीबायोटिक्स फाइंड आउट करते हैं। मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मुझे पता है माइक्रोब से उसके अगेंस्ट कैसे एंटीबायोटिक, मैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी का भी टेस्टिंग करती हूँ लैब में। है, तो यूजुअली क्या होता है, एक कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमें जब होता है, जैसे टाइफाइड हुआ, तो उसके अगेंस्ट कौन सा एंटीबायोटिक चलेगा, मतलब उसको मारने के लिए कौन सा जहर काम करेगा, हाँ, उसके ऊपर रिसर्च होता है। फिर उनको ह्यूमन बीइंग के ऊपर उसके ट्रायल्स होते हैं, और फिर बाद में वो प्रचलन में लाया जाता है। लेकिन क्या होता है, वो एंटीबायोटिक जो है वो जो बैक्टीरिया है वो थोड़ी चुप बैठने वाला है ना, उसको भी जिंदा रहना है ना, तो वो म्यूटेशन करता है, मतलब खुद का फॉर्म बदल देता है, ताकि फिर वो जहर जो वो एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम ही नहीं करता। मतलब कुछ सालों के बाद, जैसे एम्पिसिलिन है, कुछ सालों के बाद अब ये काम नहीं कर रहा है, हाँ, या
कुछ दूसरा भी एक कोई एंटीबायोटिक है, हा? तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाना। मतलब वो अभी वो जो बैक्टीरिया है वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस उसके अगेंस्ट पैदा हो गया है, वो अभी उससे मरेंगे नहीं। ऐसा आयुर्वेदा का नहीं है। मतलब कुछ भी पहले वाला है वो अभी भी वही प्रिंसिपल्स अभी भी लागू होते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। और आयुर्वेदा जो ज्ञान है वो एक्चुअली हीलिंग के लिए तो है ही है, लेकिन सबसे मेन पहला मकसद उसका क्या था कि आयुष्य यानी आयु यानी आयुष्य, वेद यानी ज्ञान। हमारे आयुष्य का जो वेद है यानी ज्ञान है, मतलब आयुर्वेद है ना। तो हमने उसको फॉलो करके, वो ज्ञान को फॉलो करके हमने हमारी हेल्थ को अच्छी रखनी चाहिए, है? ये उसका रियल मकसद था आयुर्वेद का, है? और पुराने जमाने में राजा लोग जो रहते थे ना, वो वैद्य जो है वैद्य, है? उनको तनख्वाह देते थे, किस लिए? ताकि लोग बीमार ना गिरे, इसलिए। आजकल वो ट्रेंड नहीं है। आजकल क्या होता है, हम लोग डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हम बीमार गिरते हैं उसके बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, ताकि फिर डॉक्टर हमें मेडिसिन दे देते हैं, है ना। और जैसे लोगों की डिमांड नहीं रहती है तो ऑब्वियसली डॉक्टर भी ज्यादा इतना समझाने के चक्कर में पड़ते नहीं कि ये करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। क्योंकि पेशेंट बोलते हैं मुझे इंजेक्शन दे दो, मुझे दवाइयाँ दे दो, मुझे गोली दे दो, बस उनका वो ही रहता है। नहीं तो बोलते हैं नहीं ये डॉक्टर अच्छे नहीं है, ये मत खाओ, वो मत खाओ बोलते। आजकल लोगों के ऐसे है ना कि सब खाने के लिए चाहिए और हेल्थ भी चाहिए। तो उसके लिए भी आपको ना एक बहुत सुंदर, आपको हमारे पास एक तरीका है, होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम। ये जो श्री श्री रविशंकर जी हैं, उन्होंने यही बनाया है। कौन सा? आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम में क्या है पता है? सब आयुर्वेदा का नॉलेज तो है ही, हाँ? और साथ साथ हमें सब खाने के लिए भी कहते हैं, लेकिन तरीका उसका प्रॉपर होना चाहिए, हाँ? हमें टेस्टी फूड भी खाना है और वो हेल्दी भी होना चाहिए, हाँ? तो वो कैसे हो? वो बनाने का, कुकिंग का तरीका कौन सा हो ताकि उसकी जो न्यूट्रिशंस है वो बरकरार रहे, हाँ? और कितना भी अच्छा खाना हो वो सही समय पर, सही मात्रा में और सही कॉम्बिनेशन में जब हम खाते हैं तब वो हमें फायदा देता है और नुकसान नहीं करता। नहीं तो क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी दो फूड है, जैसे एक दही है और एक उड़द दाल, दोनों को अगर साथ में खाते हैं तो शरीर के लिए वो थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है, उससे कई प्रॉब्लम शरीर में होने लगते हैं। उसको आयुर्वेदा में विरुद्ध आहार बोलते हैं। आप कहेंगे अभी विटामिन डी का करते करते यहाँ कहाँ चले आए, लेकिन मैंने कहा ना आपको कि हमारी जो हेल्थ है वो होलसम होनी चाहिए। किसी एक को फॉलो करके हम हेल्दी नहीं रह सकते। सभी एस्पेक्ट से अगर हम प्रॉपर है तो हम हेल्दी रह सकते हैं। इसलिए ये आयुर्वेदा का ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो मेंटल भी स्टेट हमारी अच्छी नहीं रहती, डिप्रेशन आ जाता है या मूड स्विंग्स होते हैं। तो आयुर्वेदा में जो है ना कफ पित्त वात, यही सब जो नॉलेज है, जैसे हम यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, आप तेज वायु पृथ्वी और आकाश, वैसे आप तेज वायु, आप यानी पानी, तेज यानी अग्नि, वायु, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, बराबर है। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना है और पूरा ब्रह्मांड भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। और इन्हीं तत्वों से हमारे शरीर के अंदर 3 टाइप की एनर्जीज रहती है, जिनको कफ पित्त और वात कहा है। क्वालिटीज बोलो, एनर्जीज बोलो, तो वो क्या है? और ये 3 जो है दोष, जिनको दोष, कफ पित्त वात दोष भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें कुछ इम्प्यूरिटीज आ सकती है, इसलिए उन्हें दोष कहा। उनमें से एक भी अगर बैलेंस में नहीं है तो
वो बाकी दोनों को भी इम्बैलेंस कर देता है, और वो उनके इम्बैलेंस से हमारे शरीर में अलग अलग टाइप के डिसीजेस होते हैं। वो डिसीजेस कैसे, जैसे आपके लिए मैं बोल देती हूँ कि कफ इम्बैलेंस होता है ना, तो हमें लूज मोशन है, सर्दी खांसी कोरोना जैसे विकार हो जाते हैं, कोविड हो जाता है, फिर पित्त के इम्बैलेंस से एसिडिटी होती है, अल्सर्स होते हैं, बॉइल्स होते हैं, स्किन में पिंपल्स, ये सब, फीवर, बुखार आ जाता है, या वात इम्बैलेंस के वजह से हमें हार्ट का प्रॉब्लम होना, या फिर संधिवात होना, कंपवात होना, पार्किंसंस, ये सब डिसीजेस होते हैं। बहुत सारे डीप में है ये नॉलेज। तो इनको फिर बैलेंस में कैसे रखें? उनको बैलेंस रखने के लिए जो भी नॉलेज है, मतलब कैसे पहचाने इम्बैलेंस हुआ है, उनको बैलेंस रखने के लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हम पूरा मैनिपुलेट कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। कब खाना चाहिए, कब खाने से पित्त बढ़ता है, कब खाने से वात बढ़ता है, ये सब जो नॉलेज है ये आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में प्रॉपरली मिलेगा। जो मैंने भाई विरुद्ध आहार बोला ना, जैसे हम दही बड़ा, ये विरुद्ध आहार है, क्योंकि इसमें उड़द दाल भी है, दही भी है। ये विरुद्ध आहार से कुछ बीमारियां हो जाती है, एनीमिया, स्किन में व्हाइट ये आना, चट्टे आना, ऐसी बहुत सारी डिसीजेस होती है विरुद्ध आहार लेने से। तो विरुद्ध आहार कौन से उसकी लिस्ट आपको मिलेगी। और अभी कोविड का जो समय है, वो कोविड ना हो इसके लिए कौन सा आहार लेना चाहिए, रेस्पिरेटरी डिसीज नहीं होना चाहिए, इससे कौन सा आहार लेना चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए, फिर कंटेजियस डिसीज मतलब संक्रामक बीमारियां ना हो उसके लिए कौन सा आहार लेना चाहिए। ये सब जो है उसका लिस्ट आपको मिलेगा, रेडीमेड लिस्ट बनेगा। और ये जो बीमारियां है, कोरोना बोलो, मतलब कोविड बोलो, या दूसरी भी सब बीमारियां होती है, उनको न होने के लिए एक पूरा आपको प्लान मिलेगा, रिकवरी प्लान मिलेगा, या प्रिवेंशन प्लान बोल सकते हैं, या रिकवरी प्लान बोल सकते हैं। रिकवरी के लिए जल्दी रिकवरी कैसे हो जाए, क्योंकि ये सब डिसीजेस होने के बाद में मैंने देखा है सालों तक, मतलब 1.5 साल तक लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं हुई है, स्पेशली कोविड के हो जाने के बाद। और इसकी दवाइयाँ हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद जो भी दवाइयाँ दी जाती है, उसके साइड इफेक्ट के तौर पे मोस्टली लोगों को डायबिटीज हुआ है, किडनी के प्रॉब्लम्स हुए हैं, आर्थराइटिस हुआ है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अभी तक वो हड्डियां दुखती है उनकी, और सीधी नहीं कर पाते उंगलियां, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो उसके लिए कौन सा डाइट कैसा लेना चाहिए, ये सब जो है आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में बताया जाएगा। ये अभी होने वाला है फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, तो इसके लिए आपको अभी चैट बॉक्स में तो डाला है, लेकिन अगर यूट्यूब में कोई देखना है तो उनको मैं बोलती हूँ ये हमारे कोर्सेस होते रहते हैं। तो आप मुझे, मैं वापस एक बार नंबर बताती हूँ, 8308044666। इस पे मुझे आप कांटेक्ट करके, फोन करके मुझे पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट होने वाले होलिस्टिक कुकिंग कोर्स के बारे में आपको जरूर जानकारी दूंगी। और कुछ नहीं, उसका डोनेशन अभी तो सिर्फ 1200 रुपए है, आगे बढ़ सकता है पता नहीं। और ऑनलाइन है, रोज 2 घंटा बस घर में बैठे बैठे आपको करना है, और कुछ नहीं करना है। और इतना भंडार, पूरा ज्ञान का भंडार आपको मिल जाएगा, ताकि आप खुद की भी हेल्थ अच्छी रख सकते हो, घर वालों की भी हेल्थ अच्छी रख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है, आप आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को अच्छे रख सकते हो। क्योंकि वात इम्बैलेंस से कौन से मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पित्त इम्बैलेंस से कैसे, जैसे क्रोध आना, ये दुखी रहना, ये सब जो है, डिप्रेशन हो रहना, मूड स्विंग्स होना, ये कैसे अवॉइड कर सकते, ये सब नॉलेज इसमें आपको मिल जाएगा। अभी आपको मैं नेचुरल तरीका विटामिन डी का बता रही हूँ। उसके पहले और एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, वो ये है कि श्री श्री रविशंकर जी जो है, जिनको हम प्यार से गुरुजी कहते हैं, उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू हमें सुदर्शन क्रिया गिफ्ट करके दी है पूरी दुनिया को। और ये पूरी मिराक्युलस, पूरे साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर हुआ है। और सुदर्शन क्रिया एक सिर्फ कुछ आधे घंटे का एक ब्रीदिंग टेक्निक है, नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक। मतलब जो व्यक्ति सांस लेता है
वो व्यक्ति सुदर्शन क्रिया कर सकता है। हाँ, मैंने खुद ने बेड रिडन होते हुए सुदर्शन क्रिया सीखी है और मैं एकदम टकाटक हो गई हूँ। मतलब कुछ, मैं जवानी में बेड रिडन थी और अभी बुढ़ापा आया 58 की एज में, अभी हम मस्त हो गई हूँ, अभी हम यंग फील कर रही हूँ। तो ये चमत्कार है सुदर्शन क्रिया करना और होलिस्टिक कुकिंग कोर्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का। तो सुदर्शन क्रिया भी मैं सिखाती हूँ। इस गुरुवार से सुदर्शन क्रिया का भी कोर्स है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और सीख सकते हो। ये भी घर बैठे ही सीख सकते हो आप। रोज 2 घंटा 4 दिन का ये कोर्स है। आयुष पूरे लाइफ में एक ही बार आपको सीखना है। उसके बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली उसकी प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये उसका एडवांटेज है। बाद में आप कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट कर सकते हो, ये उसका दूसरा बड़ा सबसे बड़ा एडवांटेज है। और सुदर्शन क्रिया से हमारी इम्यूनिटी तो बूस्टअप होती है, नेचुरल किलर सेल्स बढ़ते जो कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। टी सेल्स, बी सेल्स, ये इम्यूनिटी सेल्स बढ़ते हैं। फिर स्ट्रेस हार्मोन्स जो है, यूजुअली क्या होता है, हम जब स्ट्रेसफुल हो जाते हैं तो हमारे शरीर में डिसीजेस होना शुरू हो जाता है। 75 से ज्यादा % जो डिसीजेस है वो साइकोसोमैटिक है। स्ट्रेस की वजह से, मेंटल इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से ये सब डिसीजेस होते हैं। मैं तो बोलती 80% 90% से ऊपर ही मैं बोल सकती हूँ उसको। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए रोज सुदर्शन क्रिया करना जरूरी है। जैसे हम मोबाइल को, कंप्यूटर को 24 घंटा चलाने के लिए कुछ आधा घंटा चार्जिंग के लिए रख देते हैं, है ना, वैसे ही दिन में 24 मिनट सुदर्शन क्रिया करो और 24 घंटे आप मस्त टकाटक रहो विथ स्माइलिंग के साथ। तो हम तो बोलते ही है, हमारा किसने सुदर्शन क्रिया सीखी है नहीं सीखी है, अगर आपको पहचानना है तो जो बिना वजह से खुश रहते हैं तो समझ लो उन्होंने सुदर्शन क्रिया की। या अगर आपको वैसा जीना है, बिना वजह आप खुश रह सकते हो, तो आपको सुदर्शन क्रिया करना जरूरी है रोज। उसे ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हैप्पी हार्मोन बढ़ता है रोज सुदर्शन क्रिया करने से। प्रोलैक्टिन नाम का हैप्पी हार्मोन बढ़ता है। कोर्टिसोल, लैक्टेट जैसे स्ट्रेस हार्मोन ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। आप रिसर्च कर सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो इफेक्ट्स ऑफ, इवन मेरे यूट्यूब चैनल में भी मैंने डाला है बेनिफिट्स ऑफ सुदर्शन क्रिया, आप वो देख सकते हो और सुदर्शन क्रिया सीख सकते हो। तो आप सिर्फ हेल्दी ही नहीं, मेंटली भी आप अपलिफ्ट हो सकते हो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स का नॉलेज लेते हुए और सुदर्शन क्रिया करते हुए। ठीक है, अभी हमारे लास्ट कुछ 5-10 मिनट बचे हैं, तो अब मैं बताती हूँ आपको कि नेचुरली आप विटामिन डी कैसे बढ़ा सकते हो। इसके लिए हमें मशरूम की सब्जी खानी है। हाँ, लेकिन मशरूम की सब्जी हम लोग रूटीन जैसे खाते हैं वैसे नहीं खानी है। उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है मैं बता दूँ। जैसे हमारे शरीर में स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल रहता है, उसके ऊपर सनरेज जब पड़ते हैं डायरेक्ट तो वो विटामिन डी तैयार होता है। वैसे ही मशरूम्स में अर्गोस्टेरॉल नाम का केमिकल रहता है या मॉलिक्यूल रहता है, उसके ऊपर जब सनरेज डायरेक्ट पड़ते हैं, थ्रू ग्लास नहीं, डायरेक्ट सनरेज पड़ते हैं, तो उसके अंदर भी विटामिन डी तैयार हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, मशरूम्स को खरीदना है, उनको सन ड्राई करना है। आप डायरेक्टली भी पूरे के पूरे कर सकते हो, लेकिन मैं उसको स्लाइसेस में कट करके सन ड्राई करती हूँ। क्योंकि देखो ना, हमारे इवन मुंबई, हम लोग मुंबई के पास रहते हैं, अंबरनाथ में रहती हूँ मैं, तो यहाँ पर भी बारिश के मौसम में लगभग 4 महीने ना अच्छी धूप दिखाई नहीं देती। मतलब यूजुअली मैं जो मॉर्निंग वॉक करती हूँ सन में, वो 4 महीना मतलब मॉर्निंग वॉक तो कर सकती हूँ लेकिन धूप नहीं मिलती मुझे। इसलिए मैंने भी ये तरीका अपनाया है कि जब अभी जैसे अभी बारिश खत्म हो गई, तो अभी मैं मशरूम को सन ड्राई करके उसको यूज करने लगूंगी, ताकि इनकेस मुझे कभी सन में वॉकिंग करने नहीं मिलेगा तो उस तरीके से मिल जाएगा। और बारिश आने के पहले समर में मैं पूरे 4 महीने का स्टॉक मशरूम का बना के रख देती हूँ। तो उनको क्या करना है, अच्छी कड़कड़
कड़ी धूप देनी है 2 दिन तक, 2 दिन बोलो या 3 दिन, डिपेंड्स कि कैसे की धूप है वैसे। एकदम वो काले पड़ जाते हैं, लेकिन एकदम खड़खड़े, मतलब ड्राई होने चाहिए सन में। हाँ, माइक्रोवेव ओवन में उसको ड्राई करके कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। हाँ, इससे याद आया, माइक्रोवेव ओवन अच्छा है कि बुरा है, फिर कौन सी चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये भी आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में पता चलेगा। कौन से कुकिंग मेथड्स अच्छे, कौन से कुकिंग वेसल्स अच्छे, कौन से खतरनाक है, वो भी आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में पता चलेगा। तो हमने ऐसे ड्राई करके बाद में कांच के बोतल में उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो। हमारे यहाँ बहुत मॉइस्ट क्लाइमेट रहता है, जो जल्दी उसके ऊपर फंगल ग्रोथ आ जाती है, इसलिए मैं कभी कभी मशरूम को सन ड्राई करके फिर उसको पैक करके बोतल फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि वो फंगस ना उसके ऊपर ग्रो हो। या फिर आप एकदम एयरटाइट कर सकते हो, तो कोई फिर फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं। जब आपको बनाना है, हाँ, ये कितने बार अगर विटामिन डी का सप्लीमेंट आपको लेना है नेचुरली, तो आपको हफ्ते में 2 बार मशरूम की सब्जी या सूप लेना जरूरी है। 2 ही बार सिर्फ, तो पूरे हफ्ते भर का आपको मिल गया। तो क्या करना है आपको, जिस दिन सब्जी या सूप बनाना है तो 2 घंटे उस ड्राइड मशरूम को हमने पानी में भिगा के रखना है। और उस पानी के साथ ही उस मशरूम की कोई भी रेसिपी आप बना सकते हो। मैंने मशरूम की रेसिपी एक सेशन में बताई है, अगर आपको चाहिए तो मुझे मशरूम रेसिपी करके आप मुझे डाल सकते हो, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। वो अभी तक मैंने यूट्यूब चैनल में मेरे डाला नहीं है, तो मैं जो भी है आपको लिंक भेज दूंगी। तो वो सोक करके ड्राई करके किया हुआ मशरूम पानी में 2 घंटे भिगा के उसकी सब्जी बनाई है, वो पानी भी यूज करना है, उसमें भी विटामिन डी है। और वो हफ्ते में 2 बार खाना है। 2 दिन मतलब बनाना, मतलब हफ्ते में सोमवार को बनाई तो फिर बुधवार को बनाई, इस प्रकार से आप बना सकते हो और अपना विटामिन डी का लेवल मेंटेन कर सकते हो। और इसके बावजूद भी बेस्ट तरीका तो क्या है, आप आपका फोन नंबर भी डालना। हमें फोन नंबर पता नहीं रहेगा तो हम लोग भेज नहीं सकते। हाँ, ठीक है, क्योंकि इस पे सिर्फ आपका नाम आता है। तो मशरूम चाहिए, जो भी चाहिए आपको वो लिखिए और आपका नाम और फोन नंबर डालिए। ये मशरूम की सब्जी तो है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका तो है कि सनबाथ लेना। हाँ, और वो कितना जरूरी है, एक हफ्ते के विटामिन डी सप्लीमेंट मिलने के लिए आपको हफ्ते में 4 दिन 30 मिनट मतलब आधा घंटा सूरज में खुद को एक्सपोज करना जरूरी है। अगर आप तिल का तेल का मसाज करते हो स्किन के ऊपर, तो आप हफ्ते में 2 दिन सिर्फ 20 मिनट भी सन बाथ लेंगे तो भी काफी है। ओके, ठीक है। वो बताया मैंने, हाँ, ग्लास के थ्रू हम विटामिन डी नहीं पा सकते, है ना। और जैसे जैसे आप ये विटामिन डी का नेचुरल सोर्स लेने लगोगे तो क्या फायदा होगा आपको, आपकी एपिटाइट अच्छी होने लगेगी। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार आपको पता चलेगा, ब्लड का फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा, अपने बोन्स भी हेल्दी होने लगेंगे। ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब भी आप धूप में घूमने जाओगे, सनबाथ लोगे, तब सन क्रीम अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो वो सनस्क्रीन का टॉक्सिन स्किन के अंदर एब्सॉर्ब होके वो ब्लॉक कर देगा और आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। ठीक है। और दूसरा, स्टमक और पीठ के ऊपर आप अगर एक्सपोज करते हो तो बहुत अच्छा है, अगर पॉसिबल है तो। अगर इस ऐसी जगह हो, जेंट्स तो कर सकते हैं, लेडीज में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अगर हो सके तो आप अपना प्रैक्टिकल कुछ भी नॉलेज अप्लाई कर सकते हो, या जो भी है पेट के ऊपर और पीठ के ऊपर अगर सनरेज आते हैं तो ज्यादा फायदा होगा आपको विटामिन डी के लिए। और जो भी ऑर्गन आपका डिसीज्ड है, सपोज पैर में कुछ प्रॉब्लम है,
हाथ में प्रॉब्लम है या जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है, उस एरिया को आपने आप एक्सपोज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तिल का तेल मैंने कहा, ठीक है, उनको डायरेक्ट एक्सपोज करेंगे तो उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। और वो तो बात भाई ने बता दी कि विटामिन डी अगर आप अननेचुरल सप्लीमेंट लेते हैं तो उसके साथ ऑयल लेना बहुत जरूरी है, तो कुछ गया सब पानी में, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए ऑयल लेना जरूरी है। तो ऑयल में घुलता है तब जाके हमें मिलता है। ओके, तो अभी 9:18 हो गए हैं, तो क्वेश्चंस कुछ है आपके तो उसको मैं आंसर करूंगी, लेकिन आप जरूर जरूर, ये मेरी दिल से प्रार्थना है आपको कि आप होलिस्टिक कुकिंग कोर्स जरूर रजिस्टर कर लो, ये नॉलेज ले लो। देखो दुनिया में हमें खुशी खुशी जीना है, हाँ? और सिर्फ अभी आप जो भी जितने भी व्यक्ति हो एक अटेंड कर रहे हो, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है इस ज्ञान को। आपने क्या करना है, और लोगों को ये बताना है ताकि पूरी दुनिया हेल्दी हो जाए। अभी समय ऐसे होने लगा है कि कितने हमने देखा है ना कोविड के इसमें कितने मतलब फास्ट लोगों की डेथ हो रही है, लोग अनहेल्दी हो रहे हैं। पोस्ट कोविड बहुत ही अनहेल्दी हो रहे हैं, और साथ साथ देख रहे हैं हम लोग कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, तो एंटीबायोटिक्स भी काम करते हैं। और वायरस के ऊपर तो कोई दवा नहीं है एलोपैथी में, हाँ क्यों नहीं है ये भी बात मैं आपको 2 मिनट में शेयर करके बताती हूँ। वायरस ये विषाणु, जिसको विषाणु कहते हैं, ऐसा है कि जो जब भी बाहर है शरीर के, हमारे सेल्स के बाहर है, पेशी के बाहर है, तो वो डेड रहता है, हाँ। लेकिन जब वो सेल्स के अंदर जाता है तो वो राज करने लगता है हमारे ऊपर, मतलब हमारा ही मटेरियल लेके वो पूरा, मतलब ऐसे समझो ना कि वो पूरे सेल्स को गवर्न करता है और उसके सहारे पूरे शरीर को ऊपर फिर इन्फेक्शन फैलाने लगता है और खुद मल्टीप्लाई होने लगता है, खुद की ग्रोथ करने लगता है और हमारा सेल्स को खत्म कर देता है। ऐसा है ये विषाणु, हाँ। और ये ऑब्वियसली उसको हम मार नहीं सकते क्योंकि वो शरीर के बाहर है, हाँ, तो वो मृत ही है, उसको जो मरे को क्या मारना। और अगर शरीर के सेल के अंदर है तो भी मार नहीं सकते, अगर उसको मारना है तो सेल को मारना पड़ेगा, मतलब हम खुद को मारेंगे तब वो मरेगा। जैसे ना मच्छर को मारने के लिए घर को आग लगा देना, ऐसी बात हो जाती है। इसलिए वायरस से अगर आपको लड़ना है तो आपकी खुद की इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर अच्छी रखना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोग ये डेली इंट्रोटॉक्स लेते हैं हेल्दी, ताकि आप वायरस से इन्फेक्ट ही ना हो या कोई भी डिसीज ना हो। इसलिए तो ये इसलिए इसको इसका प्रचार करना आपका भी कर्तव्य बनता है, एज ए ह्यूमन बीइंग आपका भी कर्तव्य बनता है। तो ये सुदर्शन क्रिया के कोर्स के बारे में, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स के बारे में आप और लोगों को भी बताओ, हाँ? और मुझे कॉल करके जब भी है पूछते जाओ, तो मैं आपको नेक्स्ट अपडेट बताते जाऊंगी। और हम कितने भी कम पार्टिसिपेंट भी रहे, हाँ, हम ऐसे ही मानते कि हर एक व्यक्ति जो भी पार्टिसिपेंट है वो जीवन और मौत का सामना कर रहा है और हमारे ज्ञान से उसको जीवन दान मिलना है। इस भाव से हम कितने भी कम पार्टिसिपेंट भी रहेंगे तो भी हम सुदर्शन क्रिया का कोर्स लेते हैं और होलिस्टिक कुकिंग का कोर्स भी लेते हैं, हाँ? ये हमारी कमिटमेंट है। यस, तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसे हम श्री रविशंकर जी गुरु जी के उनका जो जीवन का मकसद, ये इन्होंने जो देह धारण किया उसका मकसद है कि पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति के चेहरे पे स्माइल हो। उस मकसद के साथ हम जुड़े हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। और इस सेवा का फायदा ऐसा है कि आप खुश रहोगे, जीवन भर खुश रहोगे, ये हमने पाया है। ठीक है, रीना जी आप बताएं, आप पूछेंगे क्या कुछ क्वेश्चंस है तो? नहीं तो मैं हाँ, इनको अनम्यूट करती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। हरिराज जी, हाँ आप बोलिए। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, बोलिए।
सन बात के लिए सुबह का टाइम मतलब क्या सही रहता है? सन बात के लिए ना हाँ जी जी। एक्चुअली कुछ कुछ लोगों के हिसाब से ऐसा है कि जैसे मुंबई के एरिया में कुछ 8:45 से 9:15 का बीच का समय है। वो अलग अलग एरिया में, दुनिया के अलग अलग एरिया में अलग अलग है। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि आप जो भी क्या बोलते हैं, जो कड़ी धूप ना हो उस समय आप ले लो धूप, बिल्कुल ना लेने से। मॉर्निंग टाइम में 7-8 बजे सही रहता है। हाँ हाँ, आपके एरिया में जिस टाइम पे कड़ी धूप ना हो। देखो अभी कड़ी मैं धूप तो टाइम बताऊंगी तो जैसे कड़ी धूप 10 बजे के बाद ही होती है। हाँ नहीं, ऐसे नहीं बोल सकती मैं। देखो हमारे यहाँ वो टाइम पे कड़ी धूप नहीं रहेंगी, लेकिन नागपुर साइड में बहुत कड़ी धूप होती है। तो अलग अलग एरिया का वो अलग अलग रहता है ना टाइमिंग, इसलिए मैं बोल रही अच्छा हूँ। हाँ, तो ठीक वो ठीक आप ठीक देख ठीक लेना आपके एरिया में कड़ी धूप कब नहीं रहती है। हाँ, सवेरे भी ले सकते हो, शाम को भी ले सकते हो। ठीक है, शाम को भी ले सकते हैं। हाँ अच्छा, कपड़े पहन के हाँ, मतलब जितना आप स्किन को एक्सपोज कर सकते हो ज्यादा अच्छा है। हल्का कपड़ा पहन के लिया सकता है। नहीं, आपको हल्का हल्का। कपड़ा नहीं, आपको जहां पर भी डायरेक्ट सनराइज आएंगे वहां पर हाँ। विटामिन डी तैयार होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ, ठीक 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 है। ठीक। और किसको कुछ पूछना है? रमीला जी है, उनको किया है अनम्यूट। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। Sarita ji, I just want to ask, can we make dry the mushrooms in the sun and make powder and have that for vitamin D? Pardon, can we sun dry mushrooms and what? And powder it. Yes, 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 we can. And how much to take then? And for how many days in a week? Twice a week. Twice. Twice. But Yeah. how, quantity? What quantity? क्वांटिटी पर पर्सन आप छोटा स्पून ले सकते हैं, 1 स्पून। 1 teaspoon, 1 small हाँ, teaspoon. हाँ। और इसका मेन फायदा क्या है, ये नेचुरल तरीके का, कि आप ज्यादा भी लेते हैं ना तो उसका टॉक्सिसिटी आपको नहीं होगा। Okay. ये मेन है। Because you know, मैं mushrooms बिल्कुल हमारी फैमिली में कोई नहीं खाता. मैं भी नहीं खाती हूँ। एक्चुअली हाँ। आयुर्वेदा के हिसाब से मशरूम तामसिक कहा है, इसको तामसिक है। हाँ? लेकिन आप मेडिसिन के तौर पे ले सकते हैं, मतलब एटलीस्ट मैं तो मेडिसिन के तौर पे लेती हूँ, क्योंकि so हमें I can विटामिन डी का हमें तो सप्लीमेंट चाहिए, तो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट लेना, फिर उसको टेंशन में क्यों टॉक्सिसिटी ना हो जाए, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल चीज से लेने से अच्छा है कि हम नेचुरल तरीके से लें। इसके लिए मैं भी लेती हूँ। और मैं क्या कैसे करती हूँ कि मैंने ड्राई करके पाउडर बना के रखा है। तो मुझे तो मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ भी दाल या सब्जी कोई भी रहेगा ना तो उसमें डाल देती हूँ। तो और वो थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, तो मैं हफ्ते में कभी भाई 3-4 बार भी डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। क्योंकि ज्यादा डालूंगी तो उसका टेस्ट आएगा शायद, तो कोई खाएगा नहीं खाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। जब भी ग्रेवी जैसी सब्जी है या दाल है ना, उसमें मैं डाल देती हूँ। ऐसे में मैंने आइडिया किया है मेरे लिए। अभी वो मशरूम के अलावा और कोई वेजिटेबल है कोई विटामिन डी के लिए? मशरूम के अलावा ऐसा तो दूसरा नहीं है कोई भी वेजिटेरियन। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, नेचुरल जो तरीका है वो। कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह कोई नहीं है ऐसी चीज? ऐसा नहीं डायरेक्ट इतना बोल सकते हैं। अच्छा। सब बढ़ाएगा विटामिन डी का, लेकिन एक्चुअली विटामिन डी का सोर्स नहीं हो सकता इतना। मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इतना इतना ये खाओ तब आपको विटामिन डी पूरा हफ्ते भर का मिल जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, मेरे नॉलेज के हिसाब से बोल रही हूँ। और डॉक्टर खालिद हैदरवली जी है, उन्होंने तो पूरा वो रिसर्च ही किया है। तो मैं उनकी बात बता रही हूँ, उन्होंने तो पूरा सोच समझ के बताया रहेगा। हाँ ठीक है। और बोलिए, और किसको कुछ? और चैट बॉक्स में कुछ रहेगा तो पढ़ के बताओ ना रीना जी आप। ड्रमस्टिक्स, हाँ ड्रमस्टिक्स भी अच्छे हैं, लेकिन उस ड्रमस्टिक्स तो लेना चाहिए हमने। ड्रमस्टिक से इवन लीव्स भी अच्छे है कैल्शियम के लिए, है ना। तो आप ड्रमस्टिक्स भी साथ में ले सकते हो। तो एक काम करो ना, ड्रमस्टिक ग्रेवी वाली सब्जी बनाओ
और उसमें इसका पाउडर डालते जाओ तो मस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मशरूम की रेसिपी, yes 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 yes, my daughter had severe deficiency of vitamin D. She too vitamin D supplements on doctor's advice, but after repeat test she had gone to toxic level. What should I do to normalize it? She is 16. नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ नहीं करना है, विटामिन डी नहीं लेना है, तो धीरे धीरे वो यूटिलाइज हो जाएगा। देखो ये जो है ना फैट सोल्यूबल है ना, तो हमारे शरीर में जो फैट्स है उसमें वो क्या बोलते हैं, स्टोर होके रहता है। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो हम लेते हैं तो मोस्टली क्या हो जाता है, वो यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन फैट सोल्यूबल है वो शरीर में स्टोर हो जाते हैं। तो अभी टॉक्सिक लेवल है तो कुछ दिनों के लिए, जब फिर कुछ महीनों के लिए उनको कुछ भी विटामिन डी का सोर्स मत दो, फिर बाद में टेस्ट करो। वो जब नॉर्मल हो जाए तो फिर बाद में शुरू कर दो। लेकिन ये नेचुरल तरीके से वाले लेंगे आप तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना है, वो डर नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये अच्छा है, सबसे बेस्ट। ठीक है, और क्या और कुछ पूछना है किसी को, या फिर यहाँ पर एंड करें? ठीक है, आप जिन्होंने भी कोर्स नहीं किया है वो कर ले कोर्स। ठीक है, हाँ रीना जी आप म्यूट करना, म्यूट हो, अनम्यूट करते हो। मुकेश जी हाथ ये कर रहे तो उनको अनम्यूट कर लेना। कैन वी हैव फ्रेश मशरूम ऑल्सो? फ्रेश मशरूम का मैं नहीं ये करती हूँ, फ्रेश मशरूम, क्योंकि वो तामसिक है। मैं तो मेनली विटामिन डी के लिए मशरूम को यूज करना, सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी के लिए। तो सन ड्राइड लेंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, बाकी फ्रेश मशरूम से विटामिन डी नहीं मिलेगा आपको। और वो तामसिक है फूड, तो वो हम ये नहीं करते, एडवाइस नहीं करते खाने के लिए। मुकेश जी को अनम्यूट कर लिए। किधर है मुश? अच्छा मुकेश जी अभी निकल गए लगता है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर एंड करते हैं हम लोग। हाँ रीना, विटामिन डी टेबलेट कितनी लेनी है, हाउ मच टू टेक, ऐसे रमीला जी का है। वो जो है ना वो आप टेस्ट करिए, हाँ, और डॉक्टर को पूछिए। ठीक है, क्योंकि टेस्ट में रिजल्ट क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो आप टैबलेट ले रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसमें विटामिन डी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली रेडीमेड यूजुअली अगर आपको आपका विटामिन डी नॉर्मल है तो 60 के वाला जो है कैप्सूल या टैबलेट बोलते हैं, हाँ, महीने में एक बार बोलते हैं। लेकिन आप ऐसे मत करो, आप टेस्ट करो, डॉक्टर के पास वो दिखाओ और फिर वो जो बोलेंगे उस हिसाब से लो। तो लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि नेचुरल तरीके से लो। ठीक है, और क्या? रेडीमेड पाउडर इज इट अवेलेबल? मशरूम का नहीं नहीं, हाँ, मशरूम का तो खुद महीने से ही में बनाना पड़ता। नहीं, घर आप घर पे बनाओ ना, धूप तो आती रहेगी, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। 2 दिन धूप में रख दो उसको, बस हो जाएगा काम। इतना कुछ कठिन नहीं उसमें, बहुत ऐसा बड़ी बात नहीं है। सिर्फ धूप होना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और किसको कुछ पूछना है तो कुछ, नहीं तो हम यहाँ पर विराम करें, 9:30 बज गए। अभी क्वेश्चंस नहीं। हाँ ठीक है फिर, ओके। अच्छा लगा आप सबसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। और प्रचार करते रहना सुदर्शन क्रियाकार होलिस्टिक कुकिंग कोर्स का, खुद के लिए, लोगों के लिए तो है, लोगों का फायदा होते होते खुद का भी फायदा हो जाएगा, उस पुण्य से आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। एंड करूं, मैं ही हूँ होस्ट। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ चलेगा। आपने ले लिया ना स्क्रीनशॉट जिनको? हाँ ले ली।
अब एंड करती हूँ।